सुपर ओवर के रोमांच में दिल्ली ने राजस्थान को हराया। स्टब्स ने छक्का मारकर दिलाई जीत। भारतीय छात्र ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा। इमिग्रेशन स्टेटस रद्द करने की दी चुनौती। लैंड डील केस, रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन 5 घंटे तक पूछताछ। ईडी ने आज फिर बुलाया। पंजाब के मोहाली और अमृतसर में तेज हवा के साथ हुई बारिश। शिमला में गिरे ओले। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। इस बीच नेता विपक्ष आतिशी ने एक्स पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को निजी स्कूलों की मनमर्जी पर रोक लगाने की चुनौती दी है। आतिशी ने दिल्ली के सीएम को चैलेंज करते हुए कहा कि आप तत्काल प्रभाव से सभी निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का ऑर्डर जारी क्यों नहीं करती। आतिशी ने एक्स पर कहा कि जब तक प्राइवेट स्कूलों के खातों का ऑडिट नहीं होता तब तक बढ़ी हुई फीस लेने की आजादी पर रोक लगाइए। अगर सीएम रेखा गुप्ता के प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ है तो यह ऑर्डर नहीं निकलेगा। अगर साठगांठ नहीं है तो जारी करें आदेश। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। कई स्कूलों ने तो 60 से 8% तक फीस में बढ़ोतरी कर दी है। निजी स्कूल बढ़ी फीस को जल्द से जल्द जमा करने के लिए बच्चों के माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं। जो पेरेंट्स फीस जमा करने में असमर्थ हैं, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो राजधानी दिल्ली में स्कूल संचालकों की मनमानी सामने आ रही है लगातार। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, नेता विपक्ष आतिशी ने एक्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को निजी स्कूलों की मनमर्जी पर रोक लगाने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी साठगांठ नहीं है तो ऑर्डर जारी करें। आतिशी ने एक्स पर कहा है कि जब तक प्राइवेट स्कूलों के खातों का ऑडिट नहीं होता तब तक बढ़ी हुई फीस लेने की आजादी पर रोक लगाइए। अगर सीएम रेखा गुप्ता के प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ है तो यह ऑर्डर नहीं निकलेगा। अगर साठगांठ नहीं है तो जारी करें आदेश। आपको बता दें, कई स्कूलों ने तो 60 से 8% तक फीस में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं निजी स्कूल बढ़ी फीस को जल्द से जल्द जमा करने के लिए बच्चों के माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब जिस तरीके से मनमानी सामने आ रही है निजी स्कूल के संचालकों की, सरकार को तो सख्त से सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। अब नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी एक्स पर लगातार सीएम रेखा गुप्ता पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल से यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार स्कूलों के द्वारा जो फीस वृद्धि की जा रही है उसको लेकर अब सियासत भी दिल्ली के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें अभिभावकों की, तो अभिभावक जो है वो लगातार स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं कि लगातार प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमर्जी तरीके से फीस जो है वो बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से उनको बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। और यही मामला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास भी पहुंचता हुआ नजर आया। शालीमार बाग के अंदर जब रेखा गुप्ता जनसभा कर रही थी तब कहीं ना कहीं परिजनों ने, अभिभावकों ने वहां जाकर रेखा गुप्ता से बात की और पूरी जानकारी जो है वो दी गई। मगर रेखा गुप्ता के द्वारा फिर भी अधिकारियों को आदेश दिया गया कि क्वीन मैरी स्कूल के लिए उनको बुलाया जाए दिल्ली विधानसभा के अंदर और उनसे जानकारी ली जाए कि वो फीस वृद्धि क्यों कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें, फीस वृद्धि को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप जो है वो नई सरकार पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरीके से आरोप आतिशी के द्वारा लगाया गया है, ये तक कहा गया है कि भाजपा की जब सरकार नहीं थी तो कहीं ना कहीं
दिल्ली के अंदर स्कूलों की स्थिति इतनी डरावनी नहीं थी और प्राइवेट स्कूल जो है वो मनमर्जी तरीके से फीस वृद्धि जो है वो नहीं करते थे। मगर अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, यानी कि भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही स्कूलों को बेलगाम कर दिया गया है और स्कूल जो है वो बे तरीके से फीस वृद्धि और यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर मोटी मोटी फीस जो है वो वसूलने की बात की जा रही है। मगर वहीं आतिशी की बात करें तो आतिशी की तरफ से भी ऑडिट कराने की बात की जा रही है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो स्कूलों के ऑडिट कराने की बात की जा रही है, उनके अकाउंट चेक करने की बात की जा रही है कि वाकई में ही उनके द्वारा किस तरीके से फीस वृद्धि की जा रही है और ऑडिट के बाद ही उनको परमिट जो है वो दिया जाए। मगर अब जिस तरीके से उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात खुद रेखा गुप्ता ने की, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नई सरकार जो है कोशिश जरूर कर रही है, मगर ग्राउंड लेवल पर या फिर यूं कहें अभिभावकों तक वो जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए अभिभावक जो है वो लगातार स्कूलों के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। जी, अभिभावकों के द्वारा फीस वृद्धि के अलावा और क्या-क्या शिकायत सीएम रेखा गुप्ता के पास दर्ज हुई है? और दूसरी चीज, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कोशिश तो सरकार पूरी कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार संचालकों के द्वारा फीस में वृद्धि हो रही है। कहाँ कमी है सरकार की जिस पे काम करने की सख्त जरूरत है? देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है। यहाँ पर बात करें सरकारें कोई भी हो, चाहे वो उस पिछली सरकारों की बात करें, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो है वो इसी तरीके से मनमानी जो फीस जो है वो लेते थे किताबों के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, और यही चीज अभी भी देखने को मिल रही है। सरकारें बदलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है वो सूद लेना नहीं चाहता है, क्योंकि स्कूल प्रशासन की शायद अधिकारियों के साथ मिली भगत है। इसीलिए कहीं ना कहीं जब रेखा गुप्ता के द्वारा कल जिस तरीके से शालीमार बाग के अंदर खुद अधिकारियों को आदेश दिए गए कि उनके रजिस्ट्रेशन स्कूल का रद्द करने की जानकारी जो है वो उनको दी जाए, मगर अभी तक क्वीन मैरी स्कूल की बात करें या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो रेखा गुप्ता तक नहीं दी गई है कि फीस वृद्धि करने का कारण क्या है। और दूसरा, यही चीज शालीमार बाग के जो विधायक है उनके द्वारा भी कही गई थी कि पिछले 3 सालों से क्वीन मैरी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, लगातार फीस वृद्धि जो है वो कर रहे हैं। मगर यहाँ पर पिछले 3 साल से, यानी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी कहीं ना कहीं यही चीज देखने को मिलती थी, तब भी कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो कमजोर होती नजर आती थी, क्योंकि सरकार के नेता जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आदेश देते थे, मगर आदेश उस स्कूलों तक नहीं पहुंचता था, या फिर कहे स्कूल प्रशासन जो है उन आदेशों का पालन ही नहीं करता था। और यही चीज अब भी देखने को मिल रही है। रेखा गुप्ता के आदेश के बावजूद भी अभी तक प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मन मर्जी जो है वो करते नजर आ रहे। इसीलिए अभिभावक जो है वो कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और यही दिक्कतें जो है वो अब प्रदर्शन का माध्यम बन चुकी है, क्योंकि अभिभावक जो है वो लगातार सड़कों तक उतर चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा रही है। बेशक रेखा गुप्ता ये कह रही है कि स्कूलों को पारदर्शी करा जाएगा, शिक्षा जो है वो गुणवत्ता के तौर पर दी जाएगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, मगर फिर भी जब प्राइवेट स्कूल इस तरीके से कर रहे हैं तो सोचिए कि शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं पैसों के दामों पर बेची जा रही है। और यही चीज प्राइवेट स्कूल जो है वो करते नजर आ रहा है, मगर प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कब लग पाएगी ये अभी तक किसी को भी स्पष्ट नहीं होता नजर आ रहा है। जी, सरकार की तरफ से कोई क्या पहुंचा है स्कूल के संचालकों से बात करने के लिए कि आखिर क्या कारण है इस तरीके से फीस में वृद्धि करने का? देखिए यहाँ पर बात करें स्कूलों की, जिस तरीके से लगातार रेखा गुप्ता की बात करें या फिर शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर कहें दिल्ली के अंदर जो शिक्षा को लेकर गुणवत्ता होनी चाहिए थी वो उसको लेकर बात करें, तमाम इस तरीके के आदेश जो है वो किताबों में जरूर देखने को मिलते हैं। अधिकारी जो है वो आदेश देते हुए नजर आते हैं, नेता जो है वो आदेश देते हुए नजर आते हैं कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक किसी भी स्कूल के ऊपर कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से मन मर्जी तरीके से इस तरीके के कार्य जो है वो करते हैं। मगर अगर स्कूलों के रजिस्ट्रेशन वाकई में ही रद्द किए जाएं तब कहीं ना कहीं उनके बीच में डर जो है वो बनता हुआ नजर आएगा कि स्कूल प्रशासन के रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द हो जाते हैं, इसलिए वो मोटी मोटी फीसें जो है वो नहीं ले पाएंगे। और दूसरा, किताबों के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। और इसी को लेकर जिस तरीके से अभिभावक सड़कों पर बैठे हुए रोज प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं कि कभी किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर होता है, कभी किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर होता है, मगर फिर भी स्कूल प्रशासन
क्यों नहीं जाग रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी कमी जो है वो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की बनती है जिन अधिकारियों तक जो बड़े नेता है वो आदेश देते हैं, और वही अधिकारी जो है स्कूल प्रशासन का रजिस्ट्रेशन ना तो रद्द करते हैं, ना ही उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए या फिर उनके ऊपर कोई जुर्माना लगाया जाए और उसकी जानकारी जो है वो पारदर्शित की जाए, तब कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है सही तरीके से पहुंचता नजर आएगा और स्कूल प्रशासनों के बीच में कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो दबाव है वो देखने को मिलेगा। मगर अभी तक स्कूल प्रशासनों के ऊपर लगातार कोई भी दबाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी को लेकर दिल्ली के अंदर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार रेखा गुप्ता के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों को बेलगाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल जो है वो इस तरीके के मन मर्जी तरीके से फीस जो है वो वृद्धि कर रहे हैं। जी, शिक्षा मॉडल के बारे में लगातार दावे किए गए थे जब दिल्ली विधानसभा चुनाव था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से निजी स्कूलों के संचालकों की मनमानी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लग रहा है ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। तमाम कोशिशें रेखा गुप्ता की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो कमी है ना। इस वजह से इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं और डर है ही नहीं मन में कि बच्चे कहां से पढ़ेंगे, और अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस तो उसके बाद फिर बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है राजीव, कब से संचालकों की मनमानी बंद होगी, और आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर हो रही है। उनका कहना है कि जब मेरी सरकार थी तो शिक्षा मॉडल कुछ और ही था। देखिए यहाँ पर बात करें आतिशी की, तो आतिशी जब विपक्ष के अंदर है तो विपक्ष के द्वारा सीधे सीधे हमला जो है वो रेखा गुप्ता के ऊपर बोला जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर आतिशी के द्वारा खुला चैलेंज भी दिया गया है, ये कहा गया है कि रेखा गुप्ता अगर आदेश देती है तो उस आदेश को पूरा किया जाए और स्कूलों के रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किए जाए। मगर अभी तक रेखा गुप्ता के आदेश का पालन जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। जिन अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाई जाए और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो मनमर्जी तरीके से फीस वृद्धि की जा रही है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, मगर अभी तक यानी कि जब तक रेखा गुप्ता की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, और यही चीज विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिली थी, स्कूलों का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था, जिसको लेकर भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी। वही चीज अब सत्ता के अंदर आने के बाद भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा स्कूलों को लेकर बड़े कदम जो उठने चाहिए थे वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आरोप भी लगाती रह रही है कि स्कूल प्रशासनों को खुली छूट जो है वो दी गई है। अगर स्कूल प्रशासनों को वाकई में ही कोई खुली छूट नहीं मिलती तब कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव जो है वो देखने को मिलता, मगर स्कूल प्रशासन जो है वो अब शिक्षा के नाम पर मोटी मोटी फीस जो है या फिर कहे अपने खजाने भरने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यही चीज जो है वो दिल्ली के अंदर तमाम स्कूलों के अंदर देखने को मिल रही है। मगर अभी तक जब तक अधिकारी या फिर जब तक रेखा गुप्ता खुद स्कूलों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे जिनकी शिकायतें आ रही हैं, तब तक इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी और स्कूल प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से मन मर्जी तरीके से इस तरीके के कार्रवाई जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि उनको डर नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस तरीके के कार्य जो है वो करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा जो है आज मंदिर की जगह पर व्यापार बन चुका है, और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। उनको भी पता है कि उनकी शिक्षा नहीं हो पाएगी तो वो ऊंचे मुकाम तक नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए परिजनों के ऊपर दबाव जो है वो डाला जाता है। मगर अब स्कूलों के अंदर बच्चों के नाम भी काटने की धमकियां दी जा रही हैं, तो उससे भी अभिभावक जो है वो परेशान है कि जब सरकार इस तरीके के आदेश देती है, जब चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं तब उनको अमल क्यों नहीं किया जाता, और अब सरकार नई बन चुकी है तो उनको अमल करने के लिए या फिर उनको लागू करने के लिए उन अधिकारियों के ऊपर भी सख्ती बरतनी चाहिए। अगर अधिकारी स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्ती नहीं बरतते हैं तब कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में कई दिनों से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक्स पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौती दी है।
आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में संगठनात्मक स्तर पर कई अहम बदलाव किए गए, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नए चेहरे की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में 98 जिले शामिल हैं, जिनमें से 70 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 28 पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच पार्टी के भीतर दलित, ओबीसी और ब्राह्मण नेताओं के नामों पर चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को काउंटर करने के लिए बीजेपी एक दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है, जिससे आगामी चुनावों में सामाजिक संतुलन साधा जा सके। में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आपको बता दें, लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में संगठनात्मक स्तर पर कई अहम बदलाव किए गए, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नए चेहरे की घोषणा इस महीने के अंत तक कर सकती है। माना जा रहा है कि विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को काउंटर करने के लिए बीजेपी एक दलित चेहरे पर दांव भी लगा सकती है, जिससे आगामी चुनावों में सामाजिक संतुलन साधा जा सके। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में संगठनात्मक स्तर पर कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नए चेहरे की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक नए अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में 98 जिले शामिल हैं, जिनमें से 70 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 28 पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान का रुख कर लेंगे। जितेंद्र, इस महीने के अंत तक जिला अध्यक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष की माफ कीजिएगा घोषणा हो सकती है, क्या कुछ जानकारी सामने निकल के आ रही है? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई, क्योंकि लगातार एक आयस लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और प्रदेश अध्यक्ष चुनने का काम किया जाएगा। और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में कई संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए चेहरे की तलाश शुरू की जा रही है। और पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो इस महीने अंत तक नए प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का जो नए प्रदेश अध्यक्ष है उसको कहीं न कहीं चुना जा सकता है। और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है, क्योंकि 98 जिलों में पहले संगठन में हाल में ही 70 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, लेकिन 28 अभी भी कहीं ना कहीं जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं बची हुई है। और ये माना जा रहा है कि ये अभी इसको लेकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, लेकिन 28 पर अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सहमति नहीं बनी, क्योंकि 28 जो जिलाध्यक्ष बने हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई है। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष के लिए दलित, ओबीसी, ब्राह्मण नेताओं के नाम की चर्चा की जा रही है। उसमें कई नाम उसमें चल भी रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उनका नाम चल रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, जो मेयर भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है। और बात की जाए तो विपक्ष के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है, जो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, उसको लेकर काउंटर करने के लिए दलित चेहरे का दाव खेल सकते हैं। ऐसा माना जाएगा कोई दलित चेहरा होगा जो यूपी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर आ सकता है। और साफ देखा सकता है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जाट के तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और अभी भी उनका कार्यकाल जारी है। और जल्दी माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक नए प्रदेश अध्यक्ष की जो चुनाव जो कह सकते हैं कि चुनने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। नए जो साथ ही साथ जब नए प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा तो 70 के बाद जो 28
जिला अध्यक्ष बने हैं उनकी भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश में कर दी जाएगी। और लगातार दलित चेहरे को ढूंढने के लिए हालांकि दांव सब पे खेला जा रहा है, लेकिन पीडीए का जवाब देने के लिए, समाजवादी पार्टी का जवाब देने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो कहीं ना कहीं चुनाव किया जा सकता है। तो पूरी तरह से कहा सकता है कि तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद ही जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं पीडीए के फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे पर तो दांव खेल ही सकती है, लेकिन साथ में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जितेंद्र कि क्या कोई महिला चेहरा भी सामने आ सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे? देखिए, अभी तो फिलहाल इस तरह की क्योंकि दलित चेहरे की बात करें तो हो सकता है किसी दलित महिला को भी कहीं ना कहीं जो दलित समाज से आती है उनको भी चुना जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जो महिला को लेकर कायस है वो कहीं ना कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं और ना ही कोई किसी प्रकार की सूत्रों की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये जो कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो जयंती थी उसमें देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक दल, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती खूब धूमधाम से मनाई। खुद अखिलेश यादव माल्यार्पण करने पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करने पहुंचे थे और तमाम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे वो उसमें मैराथन और अम्बेडकर दौड़ की बात की जाए तो इसमें अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की बात की जाए तो ऐसे तमाम कार्यक्रम हुए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दलित चेहरे को उतारकर मैदान में उतारकर जहां पीढ़ी का जवाब दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा सकता है कि दलित चेहरे को लेकर दलित वोट बैंक जो है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बात को कहा कि तमाम राजनीतिक दलों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाई और कहीं ना कहीं वो दलित वोट बैंक को अपनी ओर करना चाहते हैं। और दलित वोट बैंक हालांकि खिसकेगा नहीं, लेकिन दलित वोट बैंक नए लोक लुभावने वादे करके दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, वे इसी किसी प्रकार के होंगे। लेकिन ये चाल चरित्र और चेहरा विपक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम मायावती ने भी कल किया था। 70 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी, जबकि 28 पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है जितेंद्र, तो क्या कारण है? क्या कोई नए चेहरे को मौका मिलेगा? क्योंकि छोटे कार्यकर्ता जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको भी भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहावत रही है कि कभी भी किसी को भी कोई भी पद से बैठाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि जो बात आपने कही कि नए चेहरे को भी तलाश की जा सकती है और नया चेहरा भी कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष को तौर पर आ रही है, क्योंकि ये साफ हो गया था कि दो बार जिलाध्यक्ष बन गए थे उनको दोबारा जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो पुराने हैं, जो 70 साल के प्लस के हैं, उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ऐसी तमाम जो कंडीशन थी वो भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि युवाओं को जोड़कर और अलग अलग जातियों के समीकरण बैठाकर भारतीय जनता पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है और शायद यही कारण है कि जिलाध्यक्षों की गिनती में थोड़ी सी चुनाव में थोड़ी सी समय जरूर लग जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो विपक्ष भी पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगा है और कई बूथों पे कल समाजवादी पार्टी ने का भी ऐलान सामने आया था कि युवाओं को 5-5 युवाओं को उतारने की कोशिश की जाएगी, हर बूथ पर उनको चुनने का काम किया जाएगा, जो कि समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और जो जमीनी हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की वो बताने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान, नए चेहरे की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नए चेहरे की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश को अपना नया अध्यक्ष मिल सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले एक बम की धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। यह ईमेल उपायुक्त कार्यालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी देता है, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू 7 मई को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के दौरे पर आ रही हैं, जहां वे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में देश विदेश से वैज्ञानिक, शोधार्थी, प्रोफेसर और छात्र शामिल होंगे। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही तैयारियों में जुटी थी, लेकिन अब धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। एहतियातन पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच अभियान तेज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मंडी का दौरा 7 मई को प्रस्तावित है, उससे पहले इस तरीके से बम की धमकी, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने निकल के आई है? क्या कहना है, किसने धमकी भेजी है? बात है, देखिए, डीसी ऑफिस मंडी को उड़ाने की ये धमकी मिली है, ईमेल पे ये धमकी मिली है। और जो ईमेल आई है वो मुंबई जो हमले के मास्टरमाइंड है तौहर राणा, उनके नाम से आई है। और जो ब्राउज़र यूज किया गया, यानी जो कंप्यूटर या राइटर यूज किया गया, वो प्रॉक्सी सर्वर है। यानी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि भेजने वाले की लोकेशन क्या है और ये किसने भेजी है। यानी अभी तक इसको फर्जी मेल माना जा रहा है। हालांकि रात के वक्त ये भेजी गई थी, परसों रात को ये भेजी गई थी मेल, और कल सुबह जो है ये मेल डीसी ऑफिस के कर्मचारियों ने देखी, और उसके बाद जो है वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। फातिमा, यहाँ पे जिस कार्यालय को उड़ाने की धमकी यहाँ पे मिली थी डीसी ऑफिस को, वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण कार्यालय इस वक्त चल रहे हैं। डीसी मंडी वहीं बैठते हैं, एसपी मंडी वहीं बैठते हैं, और इसके अलावा जो कोर्ट परिसर है मंडी का वो भी वहीं है। यानी बहुत ज्यादा लोग, जो पूरा मंडी का जिला है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने काम करने के लिए वहाँ पे कार्यालय वहाँ पे पहुंचते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे बन गया था। बम डिस्पोजल करने वाली यूनिट बुलाई गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुंच गई थी, तमाम जांच वहाँ पे की गई, अधिकारियों कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, और साथ ही जो लोग वहाँ पे अपने काम के लिए आए थे उनको भी बाहर ही रोक दिया गया था। यानी पूरे दिन तलाशी अभियान भी चलाया गया, पूरे दिन जो टीम थी वो सर्च करती रही, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है। यानी कुल मिलाकर अभी तक ये माना जा रहा है कि एक फर्जी मेल है जो एक प्रॉक्सी सर्वर से भेजी गई थी। लेकिन फिलहाल इस जो ये मेल भेजी गई है, बेशक ये फर्जी हो, लेकिन उसके बाद जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां है वो सतर्क हो गई है। और हालांकि कल देर शाम तक मंडी में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों सहित तमाम प्रशासनिक अमला वहां पे मौजूद रहा और पूरे इसकी जांच करता रहा। अभी भी ये कोशिश की जा रही है, साइबर सेल इस जांच में जुटा है कि आखिर ये मेल जो है आई कहां से थी। तो फातिमा, अभी तक जो जांच हमें सामने आया वो यही है कि जो फेक सर्वर है वो यूज किया गया और प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है मेल भेजने के लिए। और फिलहाल जांच में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन इसके बाद जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो भी सतर्क होगी, क्योंकि ठीक इसके 1 महीने बाद जो है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वो उनका दौरा मंडी का प्रस्तावित है। तो ऐसे में इसको जो मेल आई है इसको राष्ट्रपति के दौरे से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि ठीक कुछ टाइम पहले ये मेल क्यों आई है और ठीक मंडी परिसर को उड़ाने के लिए ये मेल क्यों की गई है। तो ऐसे में अब जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं इस मेल को हल्के में नहीं ले रही हैं, वो पूरी जांच में जुट गई हैं और आने वाले समय में इसमें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मेल आई कहां से, क्योंकि जिस शख्स के नाम से ये मेल आई है वो नाम बहुत बड़ा है कि तौहर राणा जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है उसके नाम से ये मेल आई है। तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है, तमाम एजेंसियां इसकी जांच में जुटी है और जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है वो भी अभी तक ये जांच करने में जुटा है कि आखिर ये मेल आई कहां से है, किसने भेजी है और इसके भेजने के पीछे मकसद क्या था। हालांकि जो मंडी के परिसर की जांच की गई वहां पे ऐसी भी कोई भी चीज जो है सामने नहीं आई है कि कोई संदिग्ध ये वस्तु या कोई इस तरह का कुछ भी सामने नहीं आया है। तो इसको ये मान के क्योंकि आपने तहव्वुर राणा का जिक्र किया है, तहव्वुर राणा का आपने जिक्र किया है कि तहव्वुर राणा का नाम मेल में था, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने मुंबई पुलिस से इस बारे में कोई बातचीत की है, जानकारी निकालने की कोशिश की है? मुंबई पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तक जो हमारी जो स्थानीय प्रशासन है, हिमाचल का जो पुलिस है, वो साइबर सेल इसमें जुटा हुआ है कि आखिर ये मेल आई कहां से है। और इसके बाद आज जो है
उसकी आगे की जो है जांच की जाएगी और इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को शामिल कर लिया गया है। तो इसमें जरूर ये उम्मीद है कि मुंबई पुलिस से भी इसमें बात की जाएगी, क्योंकि वहीं माना यही जा रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है, लेकिन ये मेल की सही लोकेशन क्या है इसका पता लगाने की सारी एजेंसी जुट गई है। और इसमें जो है ये जरूर सामने आया है कि जो प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है उसमें जो नाम यूज किया गया है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के साथ भी जो है हिमाचल पुलिस वो कोऑर्डिनेट कर सकती है, बातचीत कर सकती है, पूछ सकती है। हालांकि अभी जो हिमाचल पुलिस है वो अपने लेवल पर जांच कर रही है कि कुछ ना कुछ सामने आए, क्योंकि अभी तक यही सामने आया कि ये प्रॉक्सी सर्वर है, सही लोकेशन इसमें पता नहीं लग पा रही है। तो अभी तक जो हिमाचल पुलिस है अपने लेवल पे अभी जांच कर रही है, इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को शामिल किया गया है और हो सकता है कि आज या कल में जो है मुंबई पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, उनको बताया जाए कि ये पूरा मामला इस तरह का है और वहां से जो है आप भी जांच करें कि इस तरह की जो मेल आई है वो कितनी सही है या टीना, अभी कितनी फर्जी मंडी है। में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, इसको लेकर कितने क्या केंद्रीय जांच एजेंसी को वहां पर बुलाया गया है, सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर बुलाया गया है, किस तरीके से तैनाती की गई है, और खास तौर पर जब 7 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर आएंगी तब क्या कुछ एक्शन प्लान धरातल पर दिखेगा उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए फातिमा, ये जो घटनाक्रम है, जो मेल आई है, इसके बाद जो मंडी में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जो पहले से रणनीति बनी थी और जो उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी उसको एक बार फिर से उसकी समीक्षा की जा रही है और एक बार फिर से देखा जा रहा है कि कहाँ पे जो है कहीं कोई चूक तो नहीं रह गई है, कहीं किस तरह का जब राष्ट्रपति यहाँ पधारेंगी तो कहीं किसी भी कोने पे किसी भी कॉर्नर पर जो है कोई किस तरह की कोई चूक ना रह जाए, कोई लापरवाही ना रह जाए। तो ऐसे में अब उसकी दोबारा से समीक्षा उस पूरी रणनीति की जा रही है, सुरक्षा जो समितियां थी। और अब जो इसमें ये केंद्रीय जो टीम्स हैं, चाहे वो सीबीआई की है या अन्य टीम्स हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है ताकि वो भी आकर यहाँ पर जो है जांच करें, क्योंकि ठीक कुछ टाइम बाद जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और उसको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और राष्ट्रपति जो है यहाँ पे 2 से 3 घंटे आईआईटी मंडी में रुकने वाली हैं। तो ऐसे में नए सिरे से पूरी की पूरी जो सुरक्षा जो रणनीति बनाई गई थी अधिकारियों की तरफ से, उच्च अधिकारी, उसको पूरी तरह से एक बार फिर से समीक्षा की जा रही है और उसको नए सिरे से एक बार फिर बदला जा सकता है। यानी जो ड्यूटीज लगाई गई थी और जो चीजें यहाँ पर की गई थी, यानी जो जगह निर्धारित की गई थी उनमें बदलाव किया जा सकता है, ड्यूटीज में बदलाव किया जा सकता है। अब यही देखने वाली बात है कि पूरी की पूरी जो रणनीति एक बार फिर से यहाँ पे उच्च अधिकारियों द्वारा बदली जाएगी और 2-3 दिनों बाद फिर से इसमें जो है उच्च अधिकारी जो है बैठक करेंगे और उसमें तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी शामिल होगी और वो भी अपने लेवल पे जो है यहाँ पर आकर जांच करेंगी। उच्च अधिकारियों की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ एक्शन प्लान सामने निकल के आ सकता है टीना, क्योंकि 7 मई को वो आएंगी, उससे पहले कड़ी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज ये जो आप बोल रही हैं कि प्रॉक्सी सर्वर की तरफ से भेजा गया ईमेल, उस कौन है भेजने के पीछे, इसको लेके कुछ तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस की जांच में अब तक सामने आया होगा, कुछ तो उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, अभी तक यही बात है क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे यूज किया गया है और फर्जी आईडी से ये मेल भेजी गई है, तो फिलहाल दोनों चीजें अभी नहीं पता लग पा रही हैं कि ये भेजी किसने है और लोकेशन क्या है। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भेजी किसने, क्योंकि नाम यूज किया गया है उसमें बहुत बड़ा, लेकिन जो सही लोकेशन है और भेजी किसने, ये दोनों चीजें जो है अभी जांच चल रही है और पुलिस इस बारे में बात करने से अभी गुरेज कर रही है। पुलिस कह रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, पूरे मामले में जो है पूरा जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो है आगे की जो चीजें हैं वो सामने लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो साइबर सेल है वो हिमाचल पुलिस का, वो भी इसमें जुट गया है और वो भी जांच कर रहा है कि आखिर ये जो प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है कहाँ यूज किया गया है और किसने ये यूज किया और इसके पीछे मंशा क्या है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले मंडी परिसर को उड़ाने की यहाँ पे बात की गई है और वो मंडी परिसर जहाँ पे 3 महत्वपूर्ण कार्यालय इस वक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसी से अब बैठक करेंगी उसमें यही चीजें निर्धारित करेंगी कि जो राष्ट्रपति जब आएंगी मंडी, जब वो वहां पे उतरेंगी, वहां से लेके जब उनका काफिला आईआईटी मंडी पहुंचेगा और 2 से 3 घंटे तक का वो जो मंडी आईआईटी में उनका रुकने का कार्यक्रम है, इस दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह से राष्ट्रपति के काफिले को जो है सुरक्षित आईआईटी मंडी ले जाया जाएगा और वापस जो है उनको रवाना किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन सुरक्षा में जुटने वाला है उनके साथ ये वो पूरी की पूरी बैठक करेंगे और पूरा का पूरा जो रणनीति है सुरक्षा की एक बार फिर से जो है ये कहा जा रहा है उसकी समीक्षा भी होगी और उसको बदला भी जाएगा। यानी पूरी रणनीति एक बार फिर से जो है अधिकारियों को बनानी पड़ेगी नए सिरे से और उसकी जो है समीक्षा भी करनी पड़ेगी कि कहीं कोई थोड़ी सी भी त्रुटि ना रह जाए, ताकि जब राष्ट्रपति का काफिला यहाँ पहुंचे, राष्ट्रपति खुद यहाँ पे पहुंचे, तो किसी तरह की कोई लापरवाही या चूक यहाँ पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था में ना रह जाए।
जी। बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रपति मुर्मू के हिमाचल दौरे से पहले मंडी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। लगातार अधिकारी अब अपनी रणनीति बदलने के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद नई रणनीति पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। छत्तीसगढ़ निवेश के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में राज्य में 218 नई परियोजनाओं के जरिए 1.63 लाख करोड़ रुपए का निवेश दर्ज हुआ है, जो देश के कुल निवेश का 3.71% है। यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ को टॉप 10 निवेश वाले राज्यों की सूची में शामिल करता है। नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 ऑनलाइन प्रक्रिया और त्वरित मंजूरी जैसी सुविधाएं लागू की है। फार्मा, आईटी, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को खास प्रोत्साहन दिया गया है। निवेशकों के लिए टैक्स छूट, सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसी सुविधाओं ने राज्य को निवेश का हॉटस्पॉट बना दिया है। मुख्यमंत्री साय की पहल पर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई है, जिनके माध्यम से राज्य को 4.4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ निवेशकों को सहयोग देगी और छत्तीसगढ़ को औद्योगिक महाशक्ति बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेंगे। अखिलेश, निवेश के मामले में छत्तीसगढ़ अब बिल्कुल नंबर 1 पर होने जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में और क्या कुछ खास निवेश के मामले में हो सकता है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो उद्योग है, व्यापार है और खास तौर से यहाँ की युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस कर रहे हैं। इसी तारतम्य को लेकर के लगातार निवेशकों से लगातार मुलाकात की जा रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे सिंगापुर हो, सभी जगहों पे जा करके विष्णुदेव साय सरकार की जो टीम है, खास तौर से स्वयं मुख्यमंत्री भी मीटिंग में शामिल होते हैं और खास तौर से व्यापारी वर्ग को समझाइश देते हैं कि आप आइए छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से व्यापार और व्यवसाय का वातावरण है, आप एक बार आकर के विजिट कीजिए। ये लगातार निवेदन करते रहे। इसी का जो परिणाम है वो लगभग अब तक के निवेश का पूरे भारत भर में 3.97% मतलब 4% जो अंशदान है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा 4.5 करोड़ लाख जो इन्वेस्ट है वो कर लिया गया है और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ पहले जाना जाता था नक्सल गढ़ की वजह से, अब व्यापार गढ़ की वजह से जाना जा रहा है। और ये जो समावेशी है, क्योंकि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साफ निर्देश है कि हमको मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देना है और इसी कड़ी में ही जुड़ते हुए जो नजर आ रहा है, इसी का परिणाम है जो व्यापारी वर्ग सामने आ रहे हैं और अपने उद्योग और व्यापार को नया आयाम दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में रोजगार का जो सृजन है वो नए उत्कृत होते नजर आ रहे हैं। जी फातिमा, निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आने के लिए ये है कि टैक्स में छूट दी जा रही है, सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसी सुविधाओं ने राज्य को जिस तरीके से हॉटस्पॉट बना दिया निवेशकों के लिए, वो अपने आप में एक आगे जाके और खास बात साबित हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा पूरे देश से छत्तीसगढ़ में निवेशक आ सकते हैं निवेश करने के लिए, क्योंकि टैक्स की पूरी तरीके से यहाँ पे छूट दे दी गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो सब्सिडी है वो मिल रही है और सब्सिडी मिलने से व्यापारी वर्ग में काफी जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा अगर सब्सिडी कहीं मिल रही है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है और छत्तीसगढ़ में लगातार व्यापार और उद्योग की जो बढ़ावा है वो खास तौर से इसी तरीके से दिखाई पड़ रही है कि यहाँ सब्सिडी मिल रही है और सब्सिडी मिलने के साथ साथ 12 वर्षों तक जो टैक्स राशि है वो नहीं ली जाएगी। आप उद्योग व्यापार को लगातार बढ़ा सकते हैं, नया आयाम दे सकते हैं। खास तौर से छत्तीसगढ़ के जो युवा है उनको रोजगार देना पहली प्राथमिकता रखी गई है। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है
तो ऐसे विषय को लेकर के लगातार कार्रवाई भी की जाएगी। और साफ निर्देश यह भी जारी किया गया है कि उद्योग की जो नियमावली है, पर्यावरण जो संतुलन है, उसको किस तरीके से रखा जा सकता है, जो नियमावली है उसमें सही खरा उतरे उद्योग, ये साफ निर्देश किया गया है। अगर नहीं उतरते हैं तो ऐसे उद्योगपतियों के ऊपर भी कार्रवाई करने के साफ निर्देश है। खास तौर से ऊर्जा के जो संयंत्र लगातार लगते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो आने वाले कल में यह भी स्थापित किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो उद्योग है वो व्यापार की जो परंपरा है, खास तौर से जो ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों को जब ऊर्जा बेची जाएगी तो उससे छत्तीसगढ़ का आय का जो स्रोत है वो लगातार बढ़ते जाएगा और छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर के लगातार विष्णुदेव साय की सरकार जो टीम है वो लगातार काम करती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ अब निवेश के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर सरकार की तरफ से टैक्स छूट कर दी गई है। सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसी सुविधाओं ने राज्य को निवेश का हॉटस्पॉट बना दिया है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री तक बढ़ गया है, जो अब सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक होकर 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा गर्मी बठिंडा में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पंजाब के मौसम पर भी पड़ेगा। आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों के लिए हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 18 से 20 अप्रैल के बीच बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। तो पंजाब में एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दे दी। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री तक बढ़ गया है, जो अब सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक होकर 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो पंजाब के बठिंडा जिले में दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे पंजाब में देखने को मिल सकता है। हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज से 3 दिन तक लू का कहर भी जारी रहेगा। वहीं इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि 18 से 20 अप्रैल के बीच बारिश की भी संभावना जताई गई है। चौबीस घंटे की बात करें तो राज्य का औसत अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री तक बढ़ गया है, जो अब सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक होकर 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी का रुख कर लेंगे। अमित, पंजाब में एक बार फिर से गर्मी दस्तक दे रही है। सबसे ज्यादा गर्म जिला बठिंडा को माना गया है। चंडीगढ़ में इस वक्त आप मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे से वहां पर किस तरीके का मौसम? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि अगर आज से अगर बात करें तो आज जो है करीब जब 11 बजे के बाद जो है काफी गर्मी जो है देखने को मिलेंगी। गर्म हवाएं जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगी। अगर इस समय की बात करें तो करीब 8:42 जो है हो चुके हैं और धूप जो है काफी ज्यादा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था तो लग रहा है कि उनके अनुमान जो है बिल्कुल सही दिखते हुए जो है सामने आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए पंजाब के अलग अलग जगहों से जो है जरूर तस्वीरें आ रही है कि तापमान जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर देर रात की बात करें तो देर रात जो है जरूर चंडीगढ़ में जो है बारिश जो है बिल्कुल हुई थी और उसका बारिश से जो है बिल्कुल भी राहत जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। हालांकि जिस तरह ही सुबह हुई और धूप की बात करें तो काफी गर्मी जो है इस समय जो है महसूस की जा रही है। जी, 20 अप्रैल के बाद कैसा मौसम रह सकता है पूरे पंजाब में, क्योंकि 18 से 20 अप्रैल तक छुटपुट बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।
बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि 18 से 20 अप्रैल तक जो है पंजाब या अन्य जगहों पर जो है कई जगहों पे छुट-पुट जो है बारिश हो सकती है और उसके बाद जो है गर्मी काफी ज्यादा जो है देखने को मिलेगी। अगर इस समय की बात करें तो बिल्कुल काफी गर्मी जो है देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं साफ तौर पे कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है बिल्कुल जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय होगा अमित, उसका कितना असर पंजाब में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से हुई है तो उसका काफी असर जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले के अगर सालों की बात करें तो बिल्कुल खासकर अप्रैल और मई में जो है अक्सर कभी बारिश देखने को नहीं मिली। हालांकि जिस तरह से छुट्टी जो है बारिश भी हो रही है और साफ तौर पे जो है मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार जो है गर्मी जो है बिल्कुल ज्यादा जो है देखने को मिल सकती है। तो साफ तौर पे महसूस भी जो है बिल्कुल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है दिन पर दिन जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि गर्मी से अब निजात लोगों को नहीं मिलेगी और आने वाले दिनों में गर्मी जो है बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। वहाँ पर पेंडेमिक अगर अपना जो भी वहाँ पे बेडिंग की बात करें, बेड जो है प्रॉपर है, मेडिसिन जो है प्रॉपर है, तो बिल्कुल सभी तरह की जो तैयारियां जो है की गई। हीट वेव को लेके लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ, बिल्कुल, अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव को लेकर जो है साफ तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है यही एडवाइजरी जारी की गई है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो या तो घर से ना निकला जाए, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो साथ में पानी को जो है वो कैरी करें, ज्यादा से ज्यादा जो है पानी जो है उन्हें जो है पीना चाहिए। तो इस तरह की एडवाइजरी जो है साफ तौर पर जारी की गई। बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहता है, डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी समस्या होती है अमित, अगर हम देखें हीट वेव में, तो उसको लेके क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है बिल्कुल पुख्ता जो है बेड जो है आपको जो है हॉस्पिटल्स में जो है देखने को मिलेंगे, मेडिसिन जो है बिल्कुल देखने को मिलेगी। साफ तौर पे जो है स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जो तरल इलाज है उनको ज्यादा से ज्यादा उसका जो है सेवन करें, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो डिहाइड्रेशन जो है वो होती है। तो साफ तौर पे कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अगर आपको किसी जरूरी जगह पे जाना भी है तो अपने साथ जो है पानी भी जो है कैरी करना चाहिए कि व्यक्ति को जो है गर्मी से जो है पानी की जो है कमी जो है ना आ सके। इस बदलते मौसम का किसानों पर कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से हालांकि अभी बारिश इस तरह से कल देर रात भी हुई है तो किसान जो है जरूर चिंता जता रहे हैं कि उनको काफी मुश्किलें जो है बिल्कुल आएंगी, क्योंकि अगर बात की जैसे करना जो है इसी सीजन में जिस तरह से कटिंग होती है उसकी कई जगहों पे कटिंग का कार्य चलती है, मगर जिस तरह से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसल जो है खराब होती अक्सर दिखाई देती है। तो बिल्कुल जिसके चलते किसान जो है काफी चिंतित जो है दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब में एक बार फिर से गर्मी ने दस्तक दे दी। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री तक बढ़ गया है, जो अब सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक होकर 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा गर्मी बठिंडा में दर्ज की गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जुटे हुए हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहां एक और एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों आरजेडी और कांग्रेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई सामने आ रही थी। अब सभी की नजरें महागठबंधन की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी है। इस बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन एनडीए सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार। सुरजीत, देखिए जिस तरीके से आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, सबकी नजरें टिकी है क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तमाम जो ऐसी लड़ाइयां हैं वो देखने को मिल सकती है। कई बार राहुल गांधी पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव ने मुलाकात भी नहीं की थी, हालांकि फिर जाकर उन्होंने दिल्ली में मुलाकात करी है। तो आज की बैठक पर जो नजर है, क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है? इस तरीके से बिहार में अगर बात करें महागठबंधन में दोनों घटक दलों में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक तरह से सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के है और उसके बाद है यहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर के। तो इन सारी मुद्दों पे आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है और इस बैठक के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के सामने आएगी, क्योंकि इस महागठबंधन में जो शामिल दल है सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अपनी अपनी जरूरतें भी है। यहाँ पे कांग्रेस अपनी चाहती है कि यहाँ पे हमेशा जो है आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन के नहीं रहे और दूसरी तरफ से आरजेडी चाहती है कि बिहार में कांग्रेस जो है कभी भी अपना पैर पसार न सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आरजेडी जो है कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक कन्हैया कुमार और एक जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। पप्पू यादव को कांग्रेस ने बिल्कुल अपने साथ रख लिया है, लेकिन पप्पू यादव को न तो लालू प्रसाद यादव पसंद करते हैं और न तेजस्वी यादव पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब सारे मुद्दों पर बातचीत होना है। और उसके बाद भी जो महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं, जिसमें एक वीआईपी हैं, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उन्होंने मांग कर दी है कि उन्हें 40 सीट चाहिए। और उसके बाद ये सारे लोग हैं, सबकी भी यहाँ पे कई सारी जो मांगे हैं, इन सब मांगों पे अच्छी तरीके से बातचीत होती है और क्या इसका फैसला निकल के सामने आता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। सीट शेयरिंग की बात करें तो 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस अभी मांग रही है आरजेडी से। इस पर क्या कुछ रणनीति बन सकती है? क्या आरजेडी इतनी सीटें देने के लिए तैयार होने की संभावना नजर आ रही है? दे सकती है आरजेडी? जी फातिमा, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, आरजेडी जो है कांग्रेस यहाँ पे 70 सीटें मांगे। 70 सीटें नहीं, कांग्रेस यहाँ पे महागठबंधन में 100 सीटों की डिमांड करके बैठी हुई है और कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल आरजेडी के समकक्ष सीटें मांग रही है। जितनी सीटें पे आरजेडी लड़ेगी उतनी सीटों पे कांग्रेस की भी उम्मीदवारी होनी चाहिए। और बाकी के जो बचे हुए 40 सीट है उसमें वीआईपी की सीट है और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भाकपा माले, ये दो पार्टियां और है, इन सबको सीट चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई वाली बात है और ये सारी चीजें जो है आज जो बैठक होगी उसके बाद निकल के सामने आएगी। और उसके बाद ये भी देखना हुआ कि कांग्रेस का जो आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है उससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ी थी उसी तरीके से बिहार में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये देखने होगा कि तेजस्वी यादव अब ज्यादा कितना बैकफुट पे जाते हैं और आगे जो मीटिंग में क्या क्या फैसला होता है। जी, वर्चस्व की लड़ाई के बीच महागठबंधन की एनडीए का क्या कुछ रुख सामने निकल के आ रहा है? जी फातिमा, जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ मुकव्वल का माहौल देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे एनडीए के जो नेता हैं इसमें चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चुटकी लेने का जो दौर है, ये सिर्फ एनडीए में ही नहीं, महागठबंधन के नेता भी नीतीश कुमार के मामले में चुटकी लेते रहते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी जो है कभी भी हटा देगी, उनको पीएम पद नहीं बने रहने देगी। लेकिन इसका भी जवाब देने के लिए कल जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। उसमें साफ तौर पे संदेश दिया गया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसके बाद जो है ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और
2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में ये अभी बिहार में चुनाव होना है और इस चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और पोस्टर भी लगेंगे। और बैठकों का दौर आज शुरू हुआ है और आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। एनडीए जो है महागठबंधन का आगे का भविष्य तय करने वाला बैठक ये आज हो सकता है। जी सुरजीत, एक तगड़ी स्ट्रैटेजी की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। पूरे महागठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा कमी है। चाहे आरजेडी की तरफ से हम बात कर लें या कांग्रेस की तरफ से बात कर लें, कांग्रेस के लिए बिहार में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बात करें अगर हम एनडीए की, तो वहां पर एक तगड़ी स्ट्रैटेजी देखी जा रही है, एकजुटता दिखाना, इस तरीके से पोस्टर लगाना बाहर। और जो जेडीयू के हैं प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर कांग्रेस में दम है या आरजेडी में दम है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, कांग्रेस में अगर बड़े भाई निभाने की भूमिका वो रहते हैं तो। जी फातिमा, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे अगर महागठबंधन में देखा जाए तो जो रणनीति बनाने वाले हैं उसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी चुनाव में काफी समय बाकी है और ऐसे में अभी से जिस तरीके का शोरगुल का माहौल है, वैसे स्थिति में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के जो तमाम नेता हैं और तमाम कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित ढंग से अपने मैदान में उतरे हुए हैं। और बात किया जाए तो पूरे प्रखंड स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त सम्मेलन कर रहे हैं और संयुक्त रूप से एनडीए में शामिल जितने भी दल हैं वो संयुक्त रूप से लोगों के पास जा रहे हैं। और 2025 में जो उनका लक्ष्य है कि 225 सीटें जीत के चुनाव और उसके बाद सरकार बनानी है, तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे हुए हैं और बिल्कुल एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कहना सही होगा कि एनडीए में अभी बिल्कुल सब कुछ सही दिखाई दे रहा है और महागठबंधन में अभी सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, आज सबकी नजर महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है। आज इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच कई चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात कर लें, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात कर लें और आगे आने वाली रणनीति को लेकर बात कर लें। वहीं एनडीए अब एकजुटता दिखा रहा है, पोस्टर लग रहे हैं कार्यालय के बाहर कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।